नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की आज शुरुआत तो इस बात से होनी चाहिए कि बिहार में जनता दल के सिकुड़ने का शुभारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के भूमिका में बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। विधानसभा आते आते हो सकता है उनका हाल पशुपति पारस जैसा हो, न इधर के न उधर के। बिहार में गठबंधन की घोषणा के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि रामविलास पासवान के विरासत को अब उनका चिराग ही रोशन करेगा, बाकी कोई और नहीं। वर्चस्व की लड़ाई में चिराग पासवान का पेशेंस, उसका धैर्य और मोदी के कहे पर चलने के उसके ईमानदार कर्तव्य परायणता पर पुरस्कार मिला और उसका पार्टी उसके पास आया। 5 सीट कम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान का जो मोदी पर विश्वास है या मोदी का चिराग पासवान पर जो भरोसा दिखा, वो बॉन्डिंग 5 सीट से ज्यादा कीमती है। अब जब 2024 में 4 जून को परिणाम आएगा, वो चाहे जो हो, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान मंत्री पद की शपथ लेगा, यह स्पष्ट हो गया है। चिराग को अग्रिम बधाई। मित्रों, आज बात जब चुनाव की घोषणा हुई है, टीवी पर सर्वे दिखाया जा रहा है कि मोदी का बढ़त कहां कहां से है, किस किस सीटों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है। अब जब चैनलों पर कोई और चीज नहीं आ रहा है तो मैं चर्चा करूं मोदी के बढ़त के अलावा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो किसी और चैनल पर होती नहीं या होने नहीं दी जाती है। तो चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में मोदी का काम और विपक्ष का कारनामा। सबसे पहले पूरे 10 साल से कुछ चीजें, कुछ बातें हमेशा सुनने को मिल रही हैं। विपक्ष ले दे करके 2-3 बातें कहता है। पहला, नरेंद्र मोदी तानाशाह है। दूसरा, अघोषित आपातकाल है। और तीसरा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल है। इसके अलावा और कुछ बात सुनने को नहीं मिला है। तो हम भी इसी विषय पर चर्चा करें, हम भी मोदी के तानाशाही पर करें, मोदी के एजेंसियों का गलत इस्तेमाल पर करें। मित्रों, समय समय पर हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, या इस्तेमाल किया है, या एजेंसियां इस्तेमाल हुई हैं, या एजेंसियों ने ईमानदारी से अपना काम किया है। हमारा है, आपका और देखने वाले का नजरिया है कि एजेंसियां इस्तेमाल हो रही हैं। यह अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने वाली बात है। जिसको जैसा लगेगा वैसा वो दिखेगा, जिसको जैसा दिखेगा वैसा उसको लगेगा। जैसे कोई आदमी कह सकता है कि आधा गिलास भरा है, कोई आदमी कह सकता है कि पूरा गिलास भरा है, आधा हवा से और आधा पानी से। यह सोचने वाले के सोच में है कि उसके दिमाग में क्या आता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उसके सोचने पर कोई कानून नहीं बन सकता, कोई कानून लागू नहीं होता है। चर्चा करते हैं अभी वाले से। अघोषित आपातकाल। हमने घोषित आपातकाल को देखा है। घोषित आपातकाल में समाचार चैनलों की बिजली काट दी गई थी। अखबार में क्या छपेगा यह स्क्रिप्ट संजय गांधी को दिखाना पड़ता था। संजय गांधी के अप्रूवल के बाद वो छपता था। रेडियो में क्या पढ़ा जाएगा वो स्क्रिप्ट पहले संजय गांधी के पास आता था, संजय गांधी के अप्रूवल के बाद दिखाया जाता था। दुनिया जान चुकी है। अब आज वाले के आपातकाल की बात करें। मित्रों, समाचार चैनल पर बेशक आपको बहुत न दिख रहा हो क्योंकि आप वो समाचार देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और हर उस जगह पर मोदी विरोधियों का वर्चस्व है और ढेर सारी संख्या में उसके सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं।
आज रवीश कुमार को कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, वो खुलेआम बोल रहा है। आज और भी कई लोग, मैं कितनों का नाम लूं, अपने अपने हिसाब से मोदी का विरोध कर रहे हैं और किसी पर कोई कानूनी अड़चन, कानूनी प्रक्रिया या कानूनी पचड़े में डालने का कुचेष्टा या प्रयास नहीं किया गया है। बोलने के नाम पर किसी को जेल में नहीं भेजा गया है, ना ही कोई सम्मन चिट्ठी गई हुई है, ना ही किसी को मौखिक रूप से भी कहा गया कि आप ना बोलें। तानाशाही की जहां तक बात रही है, तो नरेंद्र मोदी किस तरह के तानाशाह है कि मुट्ठी भर लोग 3 राज्य को बंधक बना लिए थे। दिल्ली में मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर शाहीन बाग में महीनों तक सड़क को जाम करके एक ऐसे बात के लिए रखा गया था जो लागू ही नहीं है, जिसका कोई चर्चा परिकल्पना ही देश दुनिया में नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तब लागू नहीं हुआ था, लागू होने की विचार था। और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिक संशोधन अधिनियम में नागरिकता देने का प्रोविजन है, लेने का नहीं है। लेकिन पूरे मंच से महीनों दिन तक लोग उसको यह कहते रहे कि ये मुसलमानों के लिए खतरा है, आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा या आपको कागज दिखाना पड़ेगा, आपको अपने पुरखों की विशेष में बताना पड़ेगा, जबकि यह भारत के किसी आदमी की नागरिकता लेने देने पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वह प्रश्न था जो भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, मतलब जो पहले अखंड भारत था, उस अखंड भारत से अगर कोई लोग वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ित या डर से या खौफ से यहाँ पर आए हुए हैं और वो चोरी छुपे रह रहे हैं, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का कानून था, लेने का कानून नहीं था, पूछने का कानून नहीं था और नागरिकता खत्म करने का कानून नहीं था। तो ये किस तरह का तानाशाह है कि झूठी बात पर दिल्ली को बंधक महीनों दिन तक बनाया गया और उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। मोदी की तानाशाही का दूसरा उदाहरण है कि किसानों ने एक ऐसे मांग का समर्थन में दिल्ली के दिल को बंद कर दिया, मतलब दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया। महीनों तक दिल्ली में आना जाना दुर्लभ हो गया, दूध सब्जी आना मुश्किल हो गया। दिल्ली के बॉर्डर पर रहने वाले गांव वालों की हालत बेहाल हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन बेमतलब के बैठे किसानों पर, जो कि किसान के रूप में कुछ और लोग थे, वो कौन लोग थे ये हमारी एजेंसियां जांच कर रही है, उन पर किसी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं किया। यह किस तरह की तानाशाही है, अब यह मैं आप पर छोड़ता हूं। मित्रों, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त हमारे यहां राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, वो एक राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी को किसानों ने कहा कि एक तरफ जवान का तोप चलेगा तो दूसरे तरफ किसान का ट्रैक्टर चलेगा, हमको जाने दिया जाए। और 26 जनवरी के दिन जिस तरह की आतंक सड़कों पर मचाया गया उन कथित किसानों के द्वारा, हमारे जवानों को जो उन्हीं के सुरक्षा में उनके साथ तैनात थे, उनको लाल किले के सैकड़ों मीटर नीचे खाई में फेंका गया। महिला पुलिसकर्मियों को नीचे फेंक दिया गया, वो उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। और जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, उस पर वो ध्वज उतार करके निशान साहब का ध्वज फहरा दिया गया। वो इस बात का प्रतीक था कि हम खालिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं। निशान साहब का झंडा फहराना उतना गैर कानूनी नहीं है और ऑब्जेक्शनल नहीं है। हालांकि भारत के तिरंगा की जगह किसी भी तरह का झंडा फहराना अपराध है, लेकिन वह खालिस्तान झंडा के प्रतीक में फहराया गया था और 26 जनवरी के दिन फहराया गया था। उस पर भी गोली का शिकार वो नहीं हुआ और पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। ये किस तरह की तानाशाही है, यह आप सोचिए, यह आप पर मैं डालता हूं। इस तरह के और सारे तानाशाही है। कार्यक्रम मेरा छोटा रखना चाहता हूं ताकि बात ज्यादा देर तक लोगों को पहुंचे। वीडियो बड़ा करने से कई लोग देखते ही नहीं है, इसलिए कम बोलना, ज्यादा समझना। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र पर से विश्वास उठ जाने का जो इल्जाम लगता है। अभी जयराम रमेश कांग्रेस के पढ़े लिखे आदमी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर अब की बार मोदी आ जाएगा तो अब चुनाव नहीं होगा, क्योंकि अब वो चुनाव वाला मामला खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जयराम रमेश को एक बात बता देना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में अब तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ।
जबकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, जिसका मैं मांग कर रहा हूं और ना लागू करने का विरोध कर रहा हूं कि क्यों नहीं लागू किया। जैसे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जब केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच करने से रोका गया, केंद्रीय जांच बलों को बंगाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उस वक्त कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था और राष्ट्रपति शासन लगने का एकमात्र पुख्ता आधार था जिससे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकती थी। राष्ट्रपति शासन लागू होने के जो कुछ आधार है, उसमें पहला है कि वहां संविधान खतरे में हो, वहां कानून खतरे में हो, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स की स्थिति हो, और यह सब वहां पर था। कानून खतरे में था, केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच करने की इजाजत नहीं थी। जांच एजेंसी के ऑफिस में सूबे की मुख्यमंत्री दल बल के साथ अपना प्रभाव जमाने के लिए चली गई थी और अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को जबरन छुड़वाने का प्रयास कर रही थी। यह सब था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। लोकतंत्र का इससे ज्यादा कदर करने वाला और कोई उदाहरण आपके सामने हो तो बताइएगा। पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री को रोक दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री इस बात के लिए कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनको कहने नहीं दिया गया। वो पंजाब के लोगों से मिलने जाना चाह रहे थे, लेकिन एक पुल पर रोक दिया गया। भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जहां से पाकिस्तान से कुछ भी हो सकता था, ऐसी विषम स्थिति में भी प्रधानमंत्री ने वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा एकदम पुख्ता था और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता था, हो जाना चाहिए था। इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके पहले वाले सरकारों की तुलना अगर की जाए तो आप पाएंगे कि सिर्फ इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी शासित राज्यों को सस्पेंड कर दिया गया कि भाई आपने राम नाम की धुन क्यों बजा दी और राम मंदिर की मांग क्यों कर दी। बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का विवादित स्थल, जहां आज भव्य राम मंदिर आकार ले चुका है और 22 तारीख को वहां पर विधिवत उद्घाटन के बाद लाखों लोग रोज दर्शन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, उस जगह पर एक विवादित स्थल के गिरने से उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी हो सकती थी कि उसने उस विवादित ढांचे को बचाने का प्रयास नहीं किया या बचा न पाई। लेकिन राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया था? एक साथ सारी सरकारों को बर्खास्त कर देना। लोकतंत्र के किस आयत में लिखा है, किस पन्ने में लिखा है और लोकतंत्र यहां कहां मजबूत और पुख्ता होता है? यह बात कोई पूछे तो तुलनात्मक अध्ययन जनता करेगी मतदान से पहले कि लोकतंत्र को खतरा वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार से है या इसके पहले के सरकारों से थी, जहां बात बात पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता था। इन सब चीजों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि लोकतंत्र का खतरा किससे है। मित्रों, अब एक बात आजकल आ रहा है कि जी मोदी ही मोदी है, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी सुनने वाले लोग यह बात भूल रहे हैं कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा भी इस देश ने सुना है। तो अगर वो आपको बर्दाश्त था तो मोदी की गारंटी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और यह गारंटी कई जनमानस को अच्छा लग रहा है और जनमानस इसका समर्थन कर रहा है। मित्रों, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि पूरे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी विपक्ष का नेता नरेंद्र मोदी के किसी भ्रष्टाचार पर चर्चा आज तक नहीं किया। उसने यह नहीं कहा कि फलाने वाले मामलों में फलाना वाला घोटाला हुआ है। जैसे पूर्ववर्ती सरकारों के विषय में घोटाले पर चर्चा हो रही थी और सरकार घोटाले के बली ही चली गई। राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स के हवाले चली गई। राजीव गांधी की पत्नी और उनके बेटे की सरकार, जिसमें मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में रखा गया था, उसकी सरकार भी घोटाले में चली। 2G, 3G, 4G, जीजाजी, कोलजी जैसे कई तरह के भ्रष्टाचार थे, उसके बली चढ़ गई। लेकिन नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में किसी तरह का घोटाला या तो हुआ ही नहीं, या अगर हुआ है तो किसी ने उसको एक्सपोज करने के विषय में सोचा ही नहीं, या एक्सपोज नहीं हो पाया। मतलब विपक्ष निष्क्रिय है, निकम्मा है। या तो मैं मानूं कि नरेंद्र मोदी ने किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया, या ये मैं मानूं कि नरेंद्र मोदी ने घोटाला किया और विपक्ष निष्क्रिय है, घोटाला एक्सपोज कर ही नहीं पाई जैसे पहले की विपक्ष कर देती थी, तब भी नरेंद्र मोदी को 100 में 100 नंबर जाता है। मित्रों, अब कुछ पॉजिटिव बातें। एक बात तो मानना पड़ेगा
कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जो कहा है वो किया है। उसके घोषणा पत्र में जो जो चीज थी लाइन बाय लाइन उसको पूरा किया है, चाहे वो धारा 370 हो, समान नागरिक संहिता हो, या नागरिकता संशोधन अधिनियम हो, और जो भी हो, राम मंदिर तो आप देख ही रहे हैं। मतलब अगर यह सरकार अगले बार चुनाव में आती है और जो घोषणा पत्र में बातें लाती है तो एक भरोसा जमेगा कि यह सरकार जरूर पूरा करेगी, क्योंकि वो पूरा करके दिखा चुकी है। और बाकी की सरकारें जो लफाजी करती हैं वो सिर्फ एक जुमला साबित होगा जो पूरा हो नहीं रहा है, क्योंकि इसके पहले हुआ नहीं है। अंत में एक बात आपको चुनाव में मतदान में जाने से पहले बता दो कि गठबंधन के नियति और गठबंधन के नेता के चरित्र पर एक बार विचार जरूर करिएगा। के कविता से जांच में जो सूत्रों से पता चला कि के कविता ने जांच एजेंसियों को बताया है कि जो शराब घोटाले का पैसा मुझ पर इल्जाम लगा है उसमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भी मेरे साझेदार थे और हम सब मिल बांट के खाए थे। और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार का तगमा लेकर के घूम रहा है। एक आदमी अभी तक मवेशियों का चारा चर जाने के अपराध में जेल में है और वो कानूनी रूप से चुनाव में बैंड है। दूसरा आदमी जो देश भर में न्याय यात्रा निकाल रहा था, भारत जोड़ रहा था, वो खुद ही बेल पर है। और किस मामले में बेल पर है यह आप सब जानते हैं। इन सब विषयों पर विचार करके आप सोचिएगा कि सरकारें तब गलत थीं या अब गलत है, भ्रष्टाचारी तब की सरकारें थीं या अब की सरकारें हैं, लोकतंत्र तब खतरे में था या अब खतरे में है। इन सब विषयों पर जब आप विचार करके ईवीएम का बटन दबाएंगे तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक होगा जो लोग इल्जाम लगाते हैं। और जिस तरह की नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस है देश दुनिया में, उनका लोकप्रियता है, मुझे लग रहा है कि ईवीएम हैक होने ही वाला है। खैर, आप अपना बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा और मतदान से पहले बहकावे में नहीं आइएगा, अपना अकल लगाइएगा। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।